जो अभी न्याय के मुद्दे पर अपन चल रहे हैं, न्याय तो संबंध मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति के आधार पर मैंने देखा है, समझा है, जिया है। मैं स्वयं प्रमाण रूप में ही रहता हूं। इतने स्थिति के बाद हमारे कल्पना ये आई है, हमारा समझ में ये बात ठीक बैठी है, हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने को चाहता ही है, सत्यवक्ता होता है। इस आधार पर क्या होना चाहिए पूछा, शिक्षा संस्कार से क्या मिलना चाहिए, सत्य बोध होना चाहिए, सही कार्य व्यवहार करने के लिए निश्चित अभ्यास होना चाहिए और विधि होना चाहिए और न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होना चाहिए। तीनों चीज यदि शिक्षा संस्कार में हो पाता है, मानव परंपरा अपने आप से शुरुआत हो। इसके पहले मानव परंपरा तो होगा नहीं, नाम आप कुछ भी दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं कुछ भी करो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मानव परंपरा का शुभारंभ न्याय से ही शुरू होता है। न्याय के लिए मुख्य मुद्दा नैसर्गिक संबंध है। इसकी पूरा स्रोत नैसर्गिक संबंध है।
शाश्वत है ये, और मानव संबंध है ये निरंतर है। ये निरंतर जो संबंध है, शाश्वत रूप में जो संबंध है, इसको हम पहचानना ना पहचानना, जानना ना जानना हमारे ऊपर ही निर्भर है, मानव के ऊपर ही निर्भर है। मानव जब खूब दिन जब गलती कर लेता है, नियति स्वयं मार्गदर्शन के लिए युक्ति निकालता है। क्योंकि ये भी हमने देखा है, मनुष्य जब गलती करता है उनको सही प्रतिष्ठा कौन देगा। मुझको ये समझ में आता है, परिवार में कोई सही करने वाला प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति हो, वो उनको सही करने वाला प्रतिष्ठा देगा। जो परिवार ही यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसमें ऐसा कोई प्रतिष्ठा नहीं, तब क्या होगा? गांव घर में, अड़ोस पड़ोस में कोई होगा तो प्रतिष्ठित करेगा। गांव घर भी यदि ऐसा नहीं है तब क्या हालत होगा? देश राज धरती में कोई होगा, वो प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। ये नियति सहज काम है। न्याय धर्म सत्य का तर्क पूर्वक चित्रित हो जाना। न्याय धर्म सत्य का मतलब न्याय धर्म सत्य की सूचना का। तो शब्दों से इंगित अर्थ कल्पनाशीलता में स्थिर हो गया है और मैं उसको बता सकता हूं। सुना हुआ सुनाने के काम आता है। सुना दिया तो इसका प्रमाण है कि मैं सुन पाया। बढ़िया। तो कहां पहुंच गए? शब्दों से इंगित अर्थ कल्पनाशीलता में आ गया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। तो प्रियहित लाभ की तुलना में, तो तुलन में प्रियहित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि वरीयता में आ गई, प्राथमिकता में आ गई। इसका प्रमाण क्या होगा? इसका प्रमाण क्या होगा कि आ गई है? जीवन शैली में क्या चेंज आएगा? यदि ये प्रायोरिटी आ गई है, प्रियहित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य की प्रायोरिटी, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है, ये प्रायोरिटी बन गई है, तो जीवन शैली में क्या परिवर्तन आएगा? एक ये बात आएगी, समझना मेरा मुख्य काम है, तो अध्ययन करना मुख्य काम है, ये ध्यान में आ गया। अब मेरा तन मन धन का नियोजन कहाँ होगा? किसके बीच में उठूंगा? किन लोगों के साथ उठूंगा? किन लोग के साथ बैठूंगा? शाम कहाँ गुजरेगी? अपने से श्रेष्ठ लोगों के बीच। तो प्रियहित न्याय धर्म सत्य जो है वरीयता में आ गया है, और शाम को मैं बाटली वाली महफिल में चला गया। इसका मतलब अभी प्रायोरिटी में नहीं है। या यार दोस्तों के साथ गप मारेंगे। यदि गप मारने में टाइम बिताना ठीक लगता है, टाइम पास की दुनिया ठीक लगती है, इसका मतलब अभी प्रायोरिटी में नहीं है। तो आपके तन मन धन का नियोजन बदल जाएगा। तन मन धन का नियोजन नहीं बदला है तो इसका मतलब है अभी मनन नहीं हुआ है। ये मनन नहीं है। मनन अपने आप में बहुत पावरफुल क्रिया है। मनन आपकी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। तो मनन का मतलब है अनुकरण, अनुसरण पूर्वक मैं समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के स्वरूप को पहचान लेता हूं। अनुभव मूलक विधि को मैं जिस तरह से जीता, वो समझ पूर्वक जैसा मुझको जीना था उसको मैं मान कर वैसा जीना शुरू कर देता हूं, ताकि मेरा वातावरण निर्मित हो जाए। तो मैं अपने लिए वातावरण न्याय धर्म सत्य का बना लेता हूं। क्या करना? रोज परिवार में 1 घंटा चर्चा करना, है ना? लाल दवाई निरंतर डोज, रोज कोई समय। जिस चीज को रोज अपनी जिंदगी में जगह देंगे वही जिंदगी में प्रभावी होगा। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज सोते हैं, और शिविर साल में 1 बार करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है।
जिस चीज को रोज अपनी जिंदगी में जगह देंगे वो विकसित होगा। ठीक हो गया। न्याय धर्म सत्य वरीयता में आने का मतलब है कि अधिकांश समय वो विचार आपके अंदर चलेगा, अधिकांश समय। परिवार में जीने का स्वरूप, आदमी के बात करने का तरीका बदलेगा, भाषा बदलेगी। भाषा में गाली आती रहे और न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आ गया है, यह नहीं हो सकता। जीवन शैली में दूसरों को बहुत नियंत्रित करना बना रहे, ये नहीं हो सकता है। और एक बड़ी पहचान, जब न्याय धर्म सत्य वरीयता में आता है तो एक बड़ी घटना जीवन में घटती है कि अब मेरे जीवन में तुलन क्रिया बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? पहले तुलन क्रिया में क्या हो रहा था? मेरे प्रिय हित लाभ की तुलना दूसरे के प्रिय हित लाभ से। मेरे प्रिय हित लाभ की तुलना, मेरा मकान उसका मकान, मेरी साड़ी उसकी साड़ी, मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी, है ना, मेरा रंग रूप उसका रंग रूप, मेरे प्रिय हित लाभ की तुलना दूसरे के प्रिय हित लाभ से होती रहती है। और इसमें कंपैरिजन और इसमें तमाम तरह की बहस पानी में ही रहती है, बाहर निकलती नहीं है। कभी कभी मुंह उठा के सांस ले लेती है। अब सांस नहीं लेगी तो मर ही जाएगी। भैंस रहती पानी में है, मुंह निकाल के सांस ले लेती है। इसका नाम है शरीर मान के जीना। न्याय धर्म सत्य वरीयता में आने से अपने न्याय धर्म सत्य की सूचना की तुलना, अपने जीने की तुलना अपने प्रिय हित लाभ के जीने से होने लगती। न्याय धर्म सत्य अभी प्रिय हित लाभ से मुक्त नहीं हुआ हूं, प्राथमिकता बन गई। अब प्रिय हित, अपने न्याय धर्म सत्य की तुलना प्रिय हित लाभ से बनती है। अपने न्याय धर्म, अपने में जो तुलना है अपने से श्रेष्ठ से होने लगती है। एक तरफ अपने में न्याय धर्म सत्य की तुलना अपने में प्रिय हित लाभ में मैं जब जीता हूं उससे होने लगती है। इससे भ्रम की समीक्षा होती है। बार बार करता हूं, जब सुख मिलता है देखता हूं अरे यार मेहनत इतनी सारी, सुख इतना सा मिलता है, तो धीरे धीरे भ्रम का बलाबल कम होते जाता है। और अपने से श्रेष्ठ, मान लीजिए अनुभव संपन्न व्यक्ति को हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है उसके बारे, उधर अपनी तुलना उधर होती है। तो श्रेष्ठ से मैं तुलना करता हूं तो बहुत बढ़िया है। अपने से श्रेष्ठ का सानिध्य से हमारा अहंकार और हमारा चित्त, बढ़िया सूत्र है ना, हम सरल, हमारा अहंकार विलय होता है और हम में श्रेष्ठता स्वीकार होती है। बढ़िया से इसका सूत्र है। तो एक तरफ अपनी तुलना अपने से श्रेष्ठ से करके हम श्रेष्ठ होने के लिए इंस्पायर होते हैं, हमको श्रेष्ठता के अर्थ में, उपयोगिता के अर्थ में। दूसरी तरफ मैं जब मेरे न्याय धर्म सत्य को प्रियहित लाभ से मेरे जीने से तुलना करता हूं तो प्रियहित लाभ की ताकत कम होती जाती। तो धीरे धीरे न्याय धर्म सत्य की वरीयता और बढ़ती है, प्रियहित लाभ की ताकत कम होती है और मेरे जीने का प्रिय न्याय धर्म सत्य का स्वरूप मुझ में और बढ़ता है। तो इससे एक बड़ी घटना घटती है कि दूसरों से कंपैरिजन करने का झंझट ही खत्म हो जाता है। दूसरों से अब मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़े, मेरी हाइट तुम्हारी हाइट, मेरी गाड़ी मेरा पद, ये दूसरों से तुलना करके, या दूसरा अच्छा कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये भी झंझट धीरे धीरे नहीं रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है यदि सही अर्थों में देखें तो जागृति रॉकेट वाली गति है और प्रियहित लाभ में जीना रोड वाली गति है। रोड वाली गति में ट्रैफिक भी है, दूसरे से
दूसरे से बाजू से निकल के जाना है ना। रॉकेट वाली गति में सीधा ऊपर जाना है, मानव लक्ष्य के अर्थ में गति करना है। तो यहां कंपैरिजन से मुक्त हो गए। कंपैरिजन से मुक्त होते ही हमारी ऊर्जा का जो बहिर्गमन हो रहा था वो शांत हो जाता है, और इतनी ऊर्जा लिबरेट होती है, इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है ना, और बहुत हल्कापन फील होता है। सारा दबाव किस बात का है? मैं पीछे रह गया, लोग मुझसे आगे निकल गए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको मैं मेहनत करके पूरा कर सकता हूं। अब कुछ चीजें तो ऐसी जिसमें कर कुछ नहीं सकता। मेरी हाइट 5 फुट है तो 5 ही फुट रहेगी, और मेरे को चिंता है दूसरे की 6 फुट है, ये तो जिंदगी भर का बोझ गले पड़ गया। रंग रूप, ऐसी तमाम चीजें जो कुंठाएं हमारी उन चीजों को लेके हैं जिनको मैं ठीक भी नहीं कर सकता। मेरे मार्क्स कम आए, मैं मेहनत करके ज्यादा ला सकता हूं। कोई मेरी योग्यता में कमी है, मैं मेहनत करके बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं हाइट का क्या करूं अब? तो इस तरह के तमाम जो बेवकूफियां हैं, इस तरह की तमाम जो प्रॉब्लम है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो पता चलता है कि शरीर अध्ययन करने के लिए है, साधन के रूप में है, और 5 फुट का हो 6 फुट का हो, स्त्री हो पुरुष से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इस तरह से जितने भी तरह के दबाव और प्रभाव, दबाव किसका? दूसरा मुझसे ज्यादा है। प्रभाव किसका? आसक्ति, इंद्रियों को लेके जो आसक्ति है। किसी को लेके मन में गलत विचार आता है, मुझको तो पता चलता है, दूसरे को पता चले ना चले, मेरे भीतर अपराध बोध होता है, उसको मैं झेलता हूं क्योंकि वो मेरे को स्वीकार नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा गति बनता है, जैसे जैसे आगे साक्षात्कार की बात करेंगे, ये तमाम दबाव खत्म होते जाता है और हम अपने में आराम में आते जाते हैं, और हमारा सारा ध्यान साक्षात्कार और उससे आगे की गति में लगा रहता है, जिसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें दूसरे का भी कोई विरोध नहीं है, अपने भीतर भी कोई विरोध नहीं है। तो अपने में भी अंतर्विरोध से मुक्त हो जाना, बाहर में भी अंतर्विरोध से मुक्त हो जाना, ये साक्षात्कार के आगे की गति है। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार का परिभाषा है, शब्द से जो अर्थ कल्पनाशीलता में स्वीकार हुआ है, शब्दों से इंगित अर्थ जो कल्पनाशीलता में स्वीकार हुआ है। तो कल्पनाशीलता में क्या है? शब्दों का अर्थ। और वास्तविकता कहां है? अस्तित्व में। तो शब्दों से इंगित अर्थ से उस वास्तविकता को अस्तित्व में पहचान लेना और वस्तु का अर्थ बोध में स्थिर हो जाना। फिर से बोलता हूं, एग्जाम्पल सहित बोलता हूं। जैसे जीवन एक वास्तविकता है, इतने दिन में हमारा ध्यान चला गया कि भाई जीवन एक वास्तविकता है। जीवन के बारे क्या क्या बोला? गठनपूर्ण परमाणु है, अमर है, अक्षय बल शक्ति संपन्न है, निरंतर सुख उसकी मूल चाहत है, पुंजाकार विधि से शरीर चलाता है। ऐसा बहुत सारा सूचना आ गया। इसके पहले शरीर के अलावा शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी है, आत्मा नाम से मुझको कुछ सूचना थी। लेकिन आत्मा क्या है? कहाँ रहता है? मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करता है? इसको हम नहीं पहचान सके। जबकि जीवन बोलने से हम उसको पहचान पाए, क्योंकि जीवन को समझ पाए तो उसको पहचान पाए। जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है। तो ये जो पूरा फैलाव हुआ, इससे जीवन के बारे में मेरी बहुत सारी सूचनाएं बनी। जीवन के बारे शब्दों से जितने जो कुछ भी मेरे को अर्थ स्वीकार हुआ है, वो कहाँ रहेगा?
कल्पना में, कल्पना में। तो जीवन के बारे में शब्दों के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया वो अर्थ कहाँ पे रहेगा? कल्पना में। और जीवन कहाँ है? अस्तित्व में। मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं। तो शब्दों से इंगित अर्थ अस्तित्व में वास्तविकता को पहचान ले, इसका नाम साक्षात्कार है। बढ़िया? फिर से बोलो। कल्पनाशीलता में जो शब्दों से इंगित अर्थ है, मेरे पास जीवन के बारे बताने के लिए बहुत कुछ हो गया है, पर जीवन मेरा अनुभवजन्य नहीं है, जीवन को मैंने अस्तित्व में पहचाना नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब मैंने जो कल्पनाशीलता में अर्थ था, उस अर्थ को मैंने अस्तित्व में ढूंढा कि ये क्या चीज है। तो मैंने स्वयं में जीवन हूं और मैंने जीवन को खुद में पहचान लिया, हाँ मैं हूं। जब मैंने जीवन को पहचान लिया, हाँ मैं हूं, अब ये वास्तविकता है कि शब्द है? वास्तविकता है। तो साक्षात्कार में शब्द नहीं है, तर्क नहीं है। सारा शब्द और तर्क की सीमा चित्रण है। चित्रण के आगे ना शब्द जाएगा ना तर्क जाएगा। साक्षात्कार में वस्तु का डायरेक्ट अनुभूति है। मैंने अस्तित्व में उस वस्तु को पहचान लिया, इसका नाम साक्षात्कार है। अब क्वालिटी कैसा होगा? अब चित्रण कैसा होगा? अब तक चित्रण कैसा था? अब तक इच्छाएं कैसी थी? सामान से सम्मान की तलाश है और सुविधा से सुख की तलाश है। सारी इच्छाएं इतनी ही है मानव की, इससे ज्यादा इच्छा मानव के पास नहीं। या फिर विरक्ति से ईश्वर की तलाश, फाइनली उधर ले जाएंगे। तो अब इच्छा कहां से आएगी? साक्षात्कार होते ही जो साक्षात्कार में आया वो बुद्धि में स्वीकार हो गया। तो साक्षात्कार क्या चीज है? अस्तित्व में वास्तविकताओं को पहचानने की क्रिया को हमने चित्त में, स्थिति में साक्षात्कार कहा। जो भी चीज साक्षात्कार में आएगी वो बुद्धि में स्वीकार हो जाएगी। तो निरंतर वास्तविकता, जीवन एक निरंतर वास्तविकता है। जीवन एक सूक्ष्म वास्तविकता है, स्थूल से सूक्ष्म। तो सूक्ष्म की कहानी साक्षात्कार से शुरू होती है। तो साक्षात्कार में मैं सारी सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचानता हूं। उसमें मूल चीज क्या है? तो सहअस्तित्व है। सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं और सहअस्तित्व पूर्वक सभी इकाइयां चार अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट हैं। ऐसा मुझको साक्षात्कार में स्वीकार हो गया। ऐसा मैंने अस्तित्व में देखा। देखा का मतलब समझाई। ये मेरे को स्वीकार हो, और कुछ नहीं होता है, कोई सींग नहीं निकलता, स्वीकार हो जाता है, बस इतना ही होता। जैसे कल तक एक लड़की या लड़का हमारे लिए अजनबी है, आज हमने उसको अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार लिया, तो दोनों में कुछ परिवर्तन आ गया? कुछ बदल गया कि नहीं बदल गया? लेकिन पूरी जिंदगी बदल गई। मात्र स्वीकारा है, बस इतनी ही बात। तो किसी सच्चाई है ही, उस सच्चाई को मैं स्वीकार पाया। तो सहअस्तित्व एक वास्तविकता है, सूक्ष्म वास्तविकता है, मैं उसको स्वीकार पाया। निरंतर वास्तविकता है, आंशिक रूप में स्वीकार होना होता है। एक बार में खिड़की खुली और पूरा सहअस्तित्व हजम हो गया, ऐसा नहीं, खुलता है। जैसे श्रवण को भास कहा, वास्तव सच्चाई का भास हुआ, इसका नाम श्रवण है। सुनने से सच्चाई का भास होता है।
मनन पूर्वक सच्चाई का आभास होता है। भास और आभास में क्या अंतर है? है ना? अब सच्चाई पहले से और क्लियर दिखने लगी है। साक्षात्कार बोध पूर्वक प्रतीत होता है, तो अब मैं सच्चाई के और निकट आ गया हूं, और फाइनली अनुभव होता है तो आर पार हो गया। तो इसका मतलब है सहअस्तित्व का साक्षात्कार होता है, सहअस्तित्व में जीवन है। साक्षात्कार होता है मतलब स्वीकार होता है, सच्चाई को मैंने पहचाना, जीवन है इसको पहचाना। फिर जीवन का धर्म है सुख की निरंतरता। देखो अभी भी हम भाषा में बोलते हैं सुख की निरंतरता, लेकिन जब अभी हम सुख बोल रहे हैं तो हमारा सुख जाके इंद्रियों पे, शरीर पे लैंड कर जाता है। अपने भीतर सुख शब्द को बोल के देखें, ये ज्ञान पे लैंड करता है कि शरीर पे लैंड करता है। इसलिए अभी भाषा है सुख की निरंतरता। वस्तु नहीं है, उसका अर्थ भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब सही अर्थों में देखा जाए तो साक्षात्कार के पहले ये अर्थ पूरा नहीं आएगा। तो जब सुख बोलने से वो शरीर पे लैंड ही नहीं करता है, समाधान पे ही लैंड करता है। तो ये इस बात की पहचान है कि साक्षात्कार छू गया। बढ़िया। अपने भीतर वो जो गुणात्मक परिवर्तन होते जा रहा है, तो जब मैं सुख की बात सोचता हूं, जब मैं सुख को ध्यान में लाता हूं, तो मेरे भीतर समाधान बराबर सुख है। समाधान का मतलब है जब जब मेरे भीतर किसी तरह का अव्यवस्था का विचार नहीं होता है, वो क्षण मुझको बहुत अच्छा लगता है। इस रूप में मैंने सुख को स्वीकारा। जब जब मैं किसी के प्रति अंतर्विरोध में नहीं होता हूं, वो क्षण मुझको अच्छा लगता है, वो क्षण मुझको स्वीकार होता है। तो अपने में अंतर्विरोध और बाह्य विरोध से मुक्त स्थिति, इसका और बढ़िया व्यवहारिक एग्जाम्पल देखो। एक चीज ये है कि खाने में स्वाद आता है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जब शरीर हल्का फुल्का रहता है उसका भी एक अपना स्वाद है। स्वाद है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? शरीर में भारीपन आता है, ये एक अपने आप में खराब सी लगने वाली स्थिति आ जाती है। तो जिस समय ये शरीर का हल्कापन हमको, इसका स्वाद हमने ले लिया और ये स्वाद हमको स्वीकार हो गया, तो शरीर को भारी करने का मन नहीं होता है। और यहां आके ओवर ईटिंग से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ओवर ईटिंग करते समय जो जीभ पे स्वाद आया उसकी तुलना में जो बाद में झंझट आएगा वो मेरे ध्यान में पहले रहता है। तो सुख शिफ्ट हो गया। शरीर को लेके भी सुख शिफ्ट हो गया है। अब वो इंद्रियों की बजाय शरीर के प्रयोजन के साथ शरीर का बने रहना, इंद्रियां मुझको चलाएं कि मैं इंद्रियों को चलाऊं। जब जब इंद्रियां मेरे नियंत्रण में रहती हैं, ये मुझको बहुत सुखदायी लगता है। इसका नाम सुख है। एक छोटी सी बढ़िया शेयरिंग करता हूं जो मुझको आज भी सुखदायी लगती है, और वो 87 या 88 की शेयरिंग। आज टाइम का कोई बंधन नहीं, कोई भी घड़ी की तरफ नहीं देखेगा। आज सीधा भोजन। मैं 86 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया
वो कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ। और मेरे को लगता था कि मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है। तो उस समय इंडसूज की 100 सीसी बाइक इंडिया में नई नई आई थी और पहला लॉट पूरा ही इम्पोर्टेड था। तो लगभग मैंने दूसरे लॉट से शायद गाड़ी लिया। 86 में 14,400 रुपये की इंडसूज की आई। उस समय 663 रुपये की एटलस साइकिल थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने साइकिल खरीदी थी। अब गाड़ी लेने के लगभग, अब समय एग्जैक्टली याद नहीं है, 1-2 महीने की बात होगी। और मेरी गाड़ी की क्या बुकिंग चलती थी। मेरे को तो 1-2 महीने में समझ में आ गया इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, तो मेरे तो काम की वो रही नहीं। तो मेरे दोस्त ही उसको चलाते थे, तो उसकी बुकिंग होती थी। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाऊंगा तो गाड़ी आने से मेरी समस्या बढ़ गई थी। अच्छा, मेरा ही रूम सबको बैठने के लिए, 2-4 दोस्त थे, उनको बैठने की जगह चाहिए होती थी। उसको हम लोग जनगण मन बोलते थे। तो जनगण मन करने भी मेरे ही रूम में आते थे, तो मेरे को जूस पीने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो ये सब के देखते देखते जो फाइनल घटना है वो कह देता हूँ, बीच की घटना कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये हुआ कि मेरा बहुत खास दोस्त वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले के गया था। तो अपने तो कॉलेज में क्लास कर रहे थे, तो मेरे को वहाँ आके सूचना मिली कि उस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक के साथ हेड ऑन हो गया। और गाड़ी एकदम डैमेज हो गई। मैं तो क्लास कर रहा था, क्लास में से लड़के ने बोल के बुलाया और बाहर बुला के मेरे को ऐसा बोला। मेरे तुरंत मुंह से निकला, विक्रम तो ठीक है ना। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अभी बोलते बोलते निकल गया। तो मेरे मुंह से निकला कि विक्रम तो ठीक है ना। ये सेंटेंस मेरे को आज तक सुख देता है। उस क्षण में मेरे को गाड़ी का ख्याल नहीं आया, जबकि उसने मेरे को और मेरे को पता था कि कोई हमारा घर इतना अमीर रईस घर नहीं है ना कि एक गाड़ी चलेगी तो कोई बात नहीं बेटा दूसरी ले लेना। वो ले दे के एक मिली थी और गाड़ी पूरा फ्रंट पूरा डैमेज हो गया, टूट ही गया पूरा। और ट्रक से टक्कर मारी। ट्रक से ऐसा ट्रक आके ऐसा घुमा और जो पिछले वाला चक्का है उससे जाके ऐसे सीधा डैश किया। तो आगे का पूरा जो शॉकर रहता है वो पूरा ऐसे मुड़ गया और आगे का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया। उसकी पूरी चेसिस ही बेंड हो गई ना, इतना सीवियर। तो मैंने कहा विक्रम तो ठीक है। बोले हाँ वो बच गया, वो ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं। आगे की कहानी और लंबी है, उसको नहीं करते। लेकिन वो क्षण मेरे को आज भी सुख देता है कि उस दुर्घटना के समय में मेरे को अपनी वस्तु का ख्याल नहीं आया, अपने दोस्ती का ख्याल आया। जबकि इस घटना को 87 मान लीजिए, कितने साल हो गए, 35 साल हो गया। तो इस तरह से जिन भी घटनाओं में हम अच्छा जी पाए उसकी खुशी भी रहती है। जहां हम अच्छा नहीं जिए वो भी मुझको पता है, वो अपने को खराब भी लगता है। तो इस तरह से हर मानव किसी अपराध बोध के साथ भी होता है और उसकी जिंदगी में कोई अच्छे क्षण भी होते हैं जहां वो ठीक से जी पाया। तो ये जो सारी आदमी की जिंदगी की ताकत है कि मैं मेरे सभी मित्रों के साथ किस भाव के साथ रहता हूं। तो यदि मित्र को पता नहीं है, यदि मेरा मन में उसके प्रति कोई नकारात्मकता है, कोई नेगेटिविटी है, मुझको तो पता चलता है, ये मुझको स्वीकार नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि मेरी भाव और विचार की स्थिति का मुझको हर क्षण पता चलेगा, नहीं चलेगा। जब मैं इंद्रियों के साथ जीता हूं, शरीर मान के जीता हूं, तो मैं घटना विधि से जीता हूं। घटना विधि मतलब गाड़ी आई तो अच्छा लगा, मार्क्स आए तो अच्छा लगा, अच्छा कॉलेज मिला तो अच्छा लगा, बाहर कुछ हो रहा है जो मेरे को अच्छा लगता है। और सुख तो मैं हर क्षण का चाहता हूं, तो इससे काम चलता नहीं। जैसे ही मैं ये जीवन ज्ञान की जगह में आया
जीने के स्वरूप को मैंने पहचानना शुरू किया, न्याय धर्म सत्य को पहचानना शुरू किया, तो ये मेरे भीतर स्वीकार हो जाता है कि मेरे भाव और विचार की स्थिति ही मेरे सुख दुख का कारण है, दूसरा मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। फिर क्या हो जाता है? आदमी का सारी चक्री वही है कि वो सुख के लिए चलता है। तो मैं तो बैठ गया डंडा लेके मेरे भाव और विचार के सामने। अब एक भी विचार बिना क्रॉस चेक किए नहीं जाएगा। तो मेरे भीतर चलने वाला हर भाव और विचार का मैं साक्षी होता हूं। यदि मेरे भीतर ये संकल्प बनता है कि मेरे को न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है और मेरे दुख का कारण मेरे भाव और विचार हैं, तो मेरे भाव और विचार शुद्ध हों, सही हों, तो उसके पहले तो यदि उस पर ध्यान बन गया तो भाव और विचार पे ध्यान रहेगा ही। तो मैं लगातार अपने भाव और विचार को देखता हूं, उसके अधूरेपन को देखता हूं। जितने अधूरेपन को पाता हूं वो मेरी पीड़ा बनता है, और अध्ययन का सामान सामने है तो पीड़ा ही प्रेरणा बन जाता है।